सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त माशी मैदान में बेहतरी के लिए हर मुमकिन मौके इस्तेमाल करते हुए इकनॉमिक इवेंट्स में न सिर्फ शिरकत कर रही है बल्कि ऐसे इवेंट्स खुद भी मुनक्किद करवाने की कोशिश की जा रही है और उसमें बड़ी पॉजिटिव पेशरफ भी हो रही है, जिसमें नुमायां और हालिया कोशिश चाइना में होने वाली बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान की शिरकत है, जहाँ $8.5 बिलियन के MOUs पर ड्यूज पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन में CPEC फेज़ 2 के लिए $8.5 बिलियन के माहिदों पर साइन किए गए। अब देखना है कि पेशरफ कैसे आगे बढ़ती है। पाक चीन के दरमियान $8.5 अरब के नए मुआहिदों से मुल्क की मईशत को यकीनी तौर पर एक नया बूस्ट मिलेगा। CPEC फेज़ 2 के साथ 5 नई राहदारियों और गवादर बंदरगाह को जल्द अज जल्द फाल करने पर इत्तेफाक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। इस नई इक़्तिसादी राहदारियों के तहत इक़्तिसादी बहाली के लिए 5 तरजीही सेक्टर्स की निशानदेही की गई है, जिसमें एक्सपोर्ट है, ई पाकिस्तान है, माहौलियात है, मौसमियाती तब्दीली है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुसावी बुनियादी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। चाइना और पाकिस्तान में CPEC के दूसरे मरहले पर फौरी तौर पर काम शुरू करने का फैसला हो गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हुकूमत किसी भी कोताही या ताखीर को बर्दाश्त करने को तैयार नजर नहीं आ रही है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को CPEC 2 मुआहिदों में अमल दरामद में किसी भी किस्म की कोताही या ताखीर से खबरदार करते हुए वार्निंग दे दी है कि मुआहिदों में सुस्त पेशरफ्त के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक तरफ पाकिस्तान और चीन में ये सब कुछ होने जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सलाहियतों को बढ़ाने के लिए लाइव स्टॉक, फिर टेक्सटाइल और इसके बाद फायर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के 3 MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं। मुल्क में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए पहले मुआहिदे में चाइनीज़ कंपनी लोयांग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज़ और हुकूमत सिंध के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है। चूँकि हमने देखा कि हुकूमत सिंध का भी एक डेलीगेशन गया है और वहाँ पर उन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं, जबकि दूसरा MOU चाइनीज़ कंपनी एशियन अफ्रीका लॉन्गेव और ASM सर्विसेज के दरमियान पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया गया। एक मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क की तैयारी के लिए यह मुआहिदा साइन हुआ है। चीनी कंपनी सीचुआन और ASM सर्विसेज के दरमियान पाकिस्तान में फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेमवर्क के लिए तीसरी इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। फिर पाकिस्तान में सैलाबी रैलों जैसी कुदरती आफात के बाद होने वाले मुआहिदे मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत अहम इस वक्त साबित हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ मुलाजमतों के मौके बेहतर करने के लिए भी लाइव स्टॉक को अब मॉडर्न करने की बेहद ज़रूरत है, जबकि टेक्सटाइल पार्क इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अब ये अभी मुआहिदों के फेज़ में ये चीज़ ये आगे किस तरह से रीशेप होगी और पॉजिटिव डेवलपमेंट कितने अरसे में हमें नजर आएगी और उसका इकॉनमी पर क्या मुस्बत असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त खासतौर पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे MOUs कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी होने जा रहे हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो फीडबैक रहा बड़ा पॉजिटिव रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड ये चीज़ें कितनी तेज़ी की इस वक्त कितनी तेज़ी इनको चाहिए होगी और कैसे ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे? जी यकीनन गुज़श्ता दिनों में जो मामला तय हुए हैं चीन और पाकिस्तान में B2B कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की कोशिशें मुसलसल नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो है इतने अरसे की काविशों और कोशिशों के बाद खातिर खा नतायज क्यों बरामद नहीं हो सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और मेरे नज़दीक उसके अंदर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपने अभी बताया है कि वो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो जोर देकर ये कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो ऐसा तरीके से पूरा करें और उसमें जो कोई कमी कोताही होगी तो उसको जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाएगा। लेकिन हमने देखा ही है कि अरसे दराज से जो है किसी भी कभी सुनने में नहीं आया कि किसी मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्टर को या किसी ब्यूरोक्रेट को जो है वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में लाया गया हो अपनी कोताहियों की वजह से। हम देखते हैं कि बहुत से CPEC के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिलेज का शिकार हैं। अब नाउ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेल अस कि ये क्यों डिले हुआ है, इसकी क्या वजूहात है। कोई ना कोई वजह ऐसी बता दी जाती है जो कि ऑन ग्राउंड जो है उसका रेलेवेंस इतना बन नहीं रहा होता, लेकिन ये हमारी अपनी अंदरूनी जो है जो इंटर मिनिस्टीरियल जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है उसके अंदर काफी जो है मामला जो है वो
ठीक होने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि ये तमाम के तमाम अभी MOUs जो है वो साइन हुए हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट जो है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, वो कितनी होती है वो जो है डिटरमिन करेगा कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो किस हद तक मुस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे। जो बात की जाती है कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, गवादर पोर्ट को फाल बनाना है, तो ये तमाम के तमाम चीजें इंटीग्रेटेड हैं आपस में। डेफिनेटली जैसे आपने अभी बताया कि लाइफ स्टॉक के अंदर जो है वो बहुत ह्यूज स्कोप जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में, और ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान से मीट की एक्सपोर्ट हो रही है, फिशरीज की एक्सपोर्ट हो रही है, तो हमें इसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो लेकर आना है। हमें अपने फार्मर्स की ट्रेनिंग, एजुकेशन का जो है वो एहतमाम करना है ताकि वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। और ख़ास तौर पे जो चीन की हुकूमत को और चीन के जो उन्होंने प्रोसीजर्स इसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उसको वो मीट कर सके। जहां तक टेक्सटाइल का ताल्लुक है उसके अंदर एंडाउमेंट तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसने बहुत तरक्की की एक जमाने में, और उसके बाद जो है वो कुछ जवाल पजीर हुई नागजीर वजूहात की बिना पे। लेकिन अभी रीलोकेशन ऑफ चाइनीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बहुत जो है वो ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये हमें, मेरा ख्याल है, अपॉर्चुनिटी जो है उसको बहुत एहतियात के साथ जो है इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और इसको जो है वो कैश इन करना चाहिए, सो दैट जो अरसे दराज से हम जो रिजल्ट्स मुतवक्को हैं CPEC फेज 2 में उनको जो है वो हम अचीव कर सकें। सही। और डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आमतौर पर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOUs होते हैं उनमें बड़े डिलेज होते हैं। ज़ाहिर है वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है और उसके बाद बहुत सारे MOUs सिर्फ उसी हद तक रह जाते हैं, वो आगे ऑन ग्राउंड हमें नज़र ही नहीं आते। और CPEC फेज़ 1 में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए इसी वजह से। लेकिन अब फेज़ 2 में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे रखा गया है। हुकूमत ने बड़ा फोकस किया है प्राइवेट सेक्टर पर, और मेजॉरिटी ऑफ डील्स और MOUs प्राइवेट सेक्टर के दरमियान हुई हैं। तो ये एक MOU जो प्राइवेट सेक्टर आपस में करते हैं और जो गवर्नमेंट करती है उसमें कितना फ़र्क होता है आगे उसकी डेवलपमेंट के एतबार से, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, यकीनन जो B2B जो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली मार्केट की डिमांड, सप्लाई और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तय किए जाते हैं। दोनों साइड से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देखते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किन जो है वो एरियाज में है और उसके मुताबिक जो है वो डील करते हैं। हुकूमत के मामला जो है वो जरा फर्क होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे MOUs होते हैं जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग द नंबर के इतने हमने MOU साइन कर लिए हैं और इतनी अमाउंट के कर लिए हैं, तो वो उस तनाजुर में जो है वो चले जाते हैं विदाउट बहुत उसके अंदर बहुत ज्यादा सोच जो है वो और प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। अब ब्रॉडर एरियाज आइडेंटिफाई करने से जो है वो चीजें आगे नहीं बढ़ती। मेरे नजदीक चीजें उस वक्त आगे बढ़ेगी जब आपने एक वेल थॉट आउट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो साथ बनाया हो और उसकी इंटीग्रेशन का भी जो है वो मामला जो हैं उनको भी आपने उसके ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी हो। अब आइसोलेशन के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं डेवलप होती, बिकॉज ये जो है डिमांड सप्लाई चेन्स को आपने जो है वो मद्देनजर रखना होता है और इसके पूरा जो इंटीग्रेटिव प्रोसेस है उसको देखना होता है। तो मेरे नजदीक अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हम हमेशा जो है वो पोटेंशियल की बात करते हैं ज्यादा, और पोटेंशियल में कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनको जो है वो एक्चुअलाइज करना, इनको मटेरियलाइज करना और इससे फायदा उठाना, ये अभी तक जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है। और इसके अंदर जो है मेरा ख्याल है कि जो इन मामलात के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है वो दे हैव टू सेट देयर हाउस इन ऑर्डर एंड उसको जो है वो ज्यादा ऐसा तरीके से जो है निभाना चाहिए। और दूसरा ये कि रिफॉर्म्स जो हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो दे आर लॉन्ग ओवर ड्यू और वो बहुत उसके अंदर भी डिले हुआ है, उनको भी जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें दूसरी साइड के जो एस्पेक्ट्स हैं जो वो हमारे बारे में सोचते हैं उनको उनसे पूछ के मद्देनजर रखते हुए अपने जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं उनको आगे लेके चलना चाहिए, ताकि वो एक जो
जो कंपेटिबिलिटी है ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पैदा हो सके। और डॉक्टर साहब, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है चाइना की, वो पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए इस वक्त कितना ज़रूरी है, चूँकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अब बहुत शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। हर बार जो नुकसान है वो उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और उससे हमारी इकॉनमी, हमारी जीडीपी, हर एक फिगर हिट हो रहा है। तो अब ये ख़ास तौर पर इस क्लाइमेट चेंज के असर से कैसे चाइना की मदद से निपटा जा सकता है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी हद तक इन नुकसानात को कम किया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना के पास मौजूद है? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो है वो किया जा सकता है और करना भी चाहिए, बिकॉज ये ऐसा वक्त है जब इन तमाम चीज़ों को जो है वो बहुत सीरियसनेस के साथ देखने की जरूरत है। ये सिर्फ जो है वो बातों की हद तक या MOUs की हद तक या इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हमारा होमवर्क जो है वो हमेशा से कमजोर रहा है। हम बड़े बड़े दावे कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो अनाउंस कर देते हैं, बड़े जार्गन्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट्स जो है वो सामने प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उसको उसमें से गो थ्रू होने का और उसमें से जो है वो फायदा निकालने का जो एस्पेक्ट है वो आमतौर पे जो है वो हमारे से जो है वो हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं या वो ओवरलुक हो जाता है। तो देखने की जरूरत ये है कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे किन एस्पेक्ट्स को जो है वो टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लेशियर मेल्टिंग का जो है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो अभी जो सामने नजर आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में पानी की कमी जो है वो उसको देखा जा सकता है। अब ये कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे उसकी जरूरत है। उसके जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट है उसकी अलग से जरूरत है, और जो ओवरऑल कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए है हमें इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत है। वो क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम कर रही हैं, क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट कर रही हैं, उसके हमें अल्टरनेट्स जो है वो तलाश करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और मुसलसल काम करने की जरूरत है, और ये पूरी कौम को इकट्ठा करके जो है ये टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज के। जब तक आप सिविल सोसाइटी को जो है जो कि बहुत फ्रैक्चर्ड नजर आती है साथ लेकर नहीं चलते, तो उस वक्त तक ये तमाम मामला सिर्फ हुकूमत के अमल दखल से जो है वो होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल के नेगेटिव ट्रेंड के बाद आज हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा और एक बार फिर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में रिकॉर्ड हुआ। एक मौके पर ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 158,000 की एक जो साइकोलॉजिकल फिगर है उसको भी क्रॉस किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते 1,57,000 और 945 पॉइंट्स पर आज ये क्लोजिंग रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने कोई 480 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन देखा था। अब ये उतार चढ़ाव की इस वक्त क्यों सूरत हाल है, जबकि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त जो माहदे हो रहे हैं या जो मुलाकातें और जो MOUs जिस तरह पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ साइन कर रहा है, तो बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये फिर स्टॉक मार्केट में ये थोड़ा सा जो डिक्लाइनिंग मोमेंट आया कल, वो क्यों आया और आज एक बार फिर वो रिकवरी हो गई है। आगे रिकवरी किस तरह रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो कल हमने एक थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोमेंट देखा था, आज वो खासी हद तक वो रिकवर हो गया है। आगे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। थैंक यू अबाब। देखिए जी, आई थिंक मार्केट के अंदर फॉर्चुनेटली अब जो इंडेक्स लेवल है वो माशाल्लाह से अब 158,000 का हो गया है। तो जो पहले 300-400 पॉइंट या 1000 पॉइंट की भी मूवमेंट जो माने रखती थी वो आजकल के इंडेक्स पे नहीं रखती, बिकॉज अगर आप हिसाब भी लगाएं तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट सिर्फ 0.6% की मूव है। और ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर मार्केट माशाल्लाह 40,000 से 160,000 के करीब गई है, यानी 4 टाइम्स या 300% बढ़ चुकी है। एंड इवन ड्यूरिंग दिस करंट कैलेंडर ईयर मार्केट जो है तकरीबन लगभग 35-40% बढ़ चुकी है। तो ये जो मूवमेंट्स अभी हमें डे टू डे नजर आ रही हैं, इवन दो उसके अंदर आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और इन्वेस्टर्स शायद थोड़े से परेशान भी होते हैं जब मार्केट नीचे जाती है, मगर ये एक नॉर्मल पार्ट है मार्केट का, स्पेशली जबकि इस हफ्ते जो है रोल ओवर वीक है,
जो मार्केट में जो लेवरेज है उसको सेटल किया जाता है। तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, इससे पहले जो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई, वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के MOUs वो साइन हुए, ये सारी न्यूज़ किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं? एक मौके पर हम देखते थे बड़ा रेलेवेंट होता था इंटरेस्ट रेट का अप एंड डाउन होना, अब शायद वो भी इररेलेवेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमारी मार्केट का बढ़ चुका है। जी अरबाब, इसके अंदर आई थिंक डिपेंड करता है कि मार्केट किस मूड के अंदर है। जब अगर मार्केट जैसे अगर तेजी है मार्केट के अंदर, जो हम मुसलसल देख भी रहे हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और स्पेशली लास्ट 3-4 महीने से जो एक मार्केट ने जबरदस्त एक अप ट्रेंड पकड़ा है, तो मार्केट एक तेजी के मूड में है और लोग जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और वजूहात ढूंढ रहे हैं कि मार्केट या इंडिविजुअल स्टॉक्स की प्राइसेस हैं उनको क्यों बाय किया जाए और उनकी प्राइसेस को बढ़ाया जाए। तो ये जो मूड है ये न्यूज़ फ्लो को बड़ा इफेक्ट करती है। तो अगर सपोज आपके पास इस तरह की न्यूज़ आई है कि जी पाकिस्तान सऊदी का डिफेंस पैक्ट है, या कोई इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन आने वाला है सऊदी से या चाइना से, या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई डील साइन होने वाली है, कोई MOU साइन होने वाला है, तो अगर मार्केट तेजी में है और अच्छे मूड में है तो इस तरह की न्यूज़ फ्लो, इवन अगर उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं है, तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में मार्केट लेगी। और अगर आप इसका ऑपोजिट व्यू लें कि अगर सपोज यहाँ पे मार्केट मंदी में होती या इन्वेस्टर का सेंटिमेंट नेगेटिव होता, तो फिर शायद इस तरह की खबरें कुछ खास असर नहीं डालती मार्केट पे। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि मार्केट का मूड डिटरमिन्स कि वो न्यूज़ को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। अच्छा, अब ये लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इस वक्त इनका कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट पर? जो ये इंडेक्स जिस तरह ग्रो कर रहा है, इसी तरह ये वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है 40,000 से जो ये 160 की तरफ 2 साल में हमारा सफ़र रहा, तो इसी प्रोपोर्शन से हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि पहले तो मार्केट में जो डेली ट्रेडेड वैल्यू थी वो अगर आपको 3-4-5 अरब रुपए मिल जाती थी तो वो समझा जाता था कि एक डिसेंट ट्रेडिंग डे हुआ है। आजकल के ज़माने में जो मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेडिंग हो रही है प्रॉब्ली 40 to 50 बिलियन रुपीज़ अ डे की हो रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और ये रिफ्लेक्टिव ऑफ कोर्स है कि मार्केट में इंक्रीज पार्टिसिपेशन भी है और एक अच्छा सेंटिमेंट भी बन चुका है। तो अगर हम लोकल या वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर की वैसे अगर बात करें तो यस, लोकल इन्वेस्टर एक बिग वे में उसने पार्टिसिपेशन स्टार्ट करी है। अगर हम एक्टिव जो CDC के अकाउंट्स होते हैं या जो इन्वेस्टर अकाउंट्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर नजर डालें तो पिछले 2 साल में हम उनकी जो तादाद है वो 2 लाख से 4 लाख हो गई, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जो एक्टिव इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं। और जो अगर आप मेन अगर एक्टिविटी देखें तो बड़ी आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी मिलती है, इंश्योरेंस कंपनीज की, आपको म्यूचुअल फंड्स की, बैंक्स की, कि जहां पे ये मार्केट में बाइंग कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स का मेंशन किया, अगर हम इस साल देखें इस 2025 में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्चुअली हैव बीन नेट सेलर्स थ्रू आउट, मगर जो लोकल लिक्विडिटी और लोकल इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि उसने जो फॉरेन सेलिंग है वो अभी तक बहुत अच्छी तरह अब्जॉर्ब करी है और मार्केट का उन्होंने अप रन कंटिन्यू किया है। अच्छा, अभी हमने रिसेंट देखा मुस्तफा साहब, जो फ्लड आया उसने हमारी इकोनॉमी या GDP को तो टारगेट्स को, टैक्स रेवेन्यू के टारगेट को किसी हद तक डैमेज किया, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट ने एक आउट ऑफ द वे जाके बड़ा बेहतर परफॉर्म किया, और शायद उसमें एक सीमेंट सेक्टर का बड़ा रोल था। तो अब ये जिस तरह ये कैलेंडर ईयर अपने एंड की तरफ जा रहा है, तो ये कोई 180-190 के अराउंड तक हमारा ये इंडेक्स प्रोबेबली पहुँच जाएगा। बिल्कुल, अगर आप फ्लड्स के ऊपर देखें जो न्यूज़ फ्लो आया था और उसके अंदर जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी बहुत लोगों का हुआ, तो इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द कंट्रीज पर्सपेक्टिव ये एक ट्रैजिक इवेंट है जो अनफॉर्चुनेटली हमें अब आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स अब हमें मिलती है। 2022 में हमने ज़ाहिर देखा कि कितनी तबाही हुई थी। एंड अगेन मैं इस बात या उस पॉइंट पे वापस जाऊंगा कि डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड क्या है। अब देखें, बिकॉज मार्केट का मूड अच्छा है और लोग तेजी के मूड में हैं, तो इवन जो फ्लड्स की एक नेगेटिव इवेंट थी, मार्केट ने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि जी जो 2022 के निस्बतन या 2010 से कंपैरिजन अगर हम करें फ्लड्स का, तो इस दफा जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि उससे कम इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी और मार्केट्स के ऊपर। और इन्होंने बेसिकली जो है लुक फॉरवर्ड किया है कि जी फ्यूचर में बिकॉज फ्लड्स की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो घर डैमेज हुए हैं, रोड्स ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, तो वहां पे एक रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट आएगी। तो आपने जैसे सीमेंट सेक्टर का हवाला दिया, तो वहां पे फिर लोगों ने अपना, इन्वेस्टर्स ने अपना फोकस शिफ्ट किया कि जी अगर रिकंस्ट्रक्शन होगी
रोड्स, ब्रिजेस और हाउसेस की, तो वहां पे फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सीमेंट एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे फिर इन्वेस्टर का फोकस चला गया। तो आई थिंक इट्स हैज अ लॉट टू डू विद सेंटिमेंट एंड लिक्विडिटी के, बिकॉज अभी वो पॉजिटिव साइड पे है, तो इवन जो नेगेटिव न्यूज फ्लो है मार्केट उससे डिस्काउंट करके आगे देख रही है। सही। और एक आखिरी सवाल मुस्तफा साहब के, जो इस वक्त मार्केट की ग्रोथ है ये बड़ी कॉन्क्रीट और ऑर्गेनिक है, ये कोई बलून तो नहीं है, कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं आना इसमें, अभी कोई डाउनफॉल तो नहीं आना? देखिए, अब डाउनफॉल आता है या कब आता है या कितना आता है वो नोबडी कैन से, मगर देखिए मार्केट करेक्शंस जो हैं, और करेक्शन जब हम लोग कहते हैं तो हमारा मतलब होता है मे बी 6 to 8% का डिक्लाइन मार्केट इंडेक्स के अंदर, वो एक हेल्थी पार्ट है किसी भी अप ट्रेंड का। तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम करेक्शंस मिलनी चाहिए। और अगर आप वैसे हवाला देखें मार्केट का, तो मार्केट जो पहले 6 महीने थी इस साल की, वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी 1,10,000 से 1,20,000 तक, और वो 6 महीने की उसने कंसोलिडेशन करी, और फिर बेसिकली मई जून से उसने अपनी फिर से जो अप ट्रेंड थी उसने कंटिन्यू करी, और आज हम ऑलमोस्ट 160,000 पे पहुंच चुके हैं। तो यस, करेक्शंस बिल्कुल आ सकती हैं, मगर अगर आप ध्यान बनाएं कि जी जो वैल्यूएशंस होती हैं या जिन मल्टीपल्स पे मार्केट ट्रेड करती है, तो आज भी जो हमारे हिसाब से मार्केट जो है तकरीबन 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें और आप जो मार्केट के प्रीवियस पीक्स थे जो हमने 2007-8 में देखे या 2016-17 में देखे, तो उस टाइम पे मार्केट 11 या 12 के मल्टीपल पे भी ट्रेड हमने देखी है करते हुए पाकिस्तान की। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, तो ये जो रिकवरी है मार्केट में फ्रॉम 40 to 160, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स या जो कंपनीज जो इस इंडेक्स का हिस्सा हैं, उनकी अर्निंग्स की जो ग्रोथ रही है पिछले 4-5 साल में वो बहुत स्ट्रांग रही है। तो मार्केट ने बस उसको कैचअप किया है। अब हमारे जो मल्टीपल्स या जो वैल्यूएशन है मार्केट की, वो एक नॉर्मल लेवल पे आ गई है, पहले डिस्ट्रेस्ड लेवल पे थी। अब क्या कहते हैं, हमें ये पता है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबलाइजेशन मेजर्स जारी रहते हैं, IMF प्रोग्राम जारी रहता है, आपकी जो रेटिंग अपग्रेड्स होते रहते हैं, फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ते रहते हैं, तो मार्केट का मल्टीपल यहां से भी रीरेट हो सकता है 8, 9, 10, 11, 12 भी हमने जैसे कहा कि हमने पहले देखा है। तो मार्केट में आई डोंट थिंक कि कोई बबल है अभी, मगर करेक्शंस आर पार्ट ऑफ एवरी मार्केट, एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी सच डिक्लाइंस to participate in the market. ठीक है, थैंक यू सो मच मुस्तफा पाशा साहब, लेक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है, जो मौजूदा आलमी हालात में एक गैर मामूली सफारती पेशरफ्त है, और इस मुआहदे से दोनों ममालिक के दिफाई निज़ाम और सलाहियतों में मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन दोनों ममालिक की बेहतरीन इकनॉमिक ग्रोथ के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ट्रेड एग्रीमेंट्स की अहमियत भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सऊदी अरब एक साल में $238 बिलियन की इम्पोर्ट्स करता है, और इसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ही माइनर सा है, सिर्फ $732 मिलियन की अशिया का हिस्सा इसमें पाकिस्तान का शामिल है। तो आप देखेंगे $1 अरब भी पाकिस्तान इस वक्त सऊदीया को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद अब ताजिर बरादरी इस बात पर जोर दे रही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी बढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान न सिर्फ IMF से छुटकारा हासिल कर सके, बल्कि जो इस वक्त रीजनल कंट्रीज़ हैं जो कि सऊदी अरब को इस वक्त ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा इस वक्त उनके साथ एक्सपोर्ट्स को अपनी फिगर को बढ़ा रहे हैं, तो उनके मुकाबले पर पाकिस्तान आ सके और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को भी मुमकिन बनाया जा सके। अब एजुकेशनल वफूद के एक्सचेंज हो रहे हैं और स्कॉलरशिप्स के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे मौके पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं, और ज़ाहिर इससे गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान रोज़गार के लिए मुकीम है, वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताउन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मार्केट के मुताबिक स्किल्स सिखा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी दे सकता है। तो अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये इसका मामला कैसे आगे बढ़ना चाहिए और इससे हमारी ट्रेड पर क्या पॉजिटिव असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। जुबैर मोती साइकून है, फॉर्मर CEO हैं टडाप के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो $238 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं इस वक्त सऊदीया की, और उसमें हमारा हिस्सा $1 अरब का भी नहीं है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वक्त कितनी वक्त की जरूरत है? देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे और उनकी इंपोर्ट्स को देखेंगे तो इसका मुवाजना नहीं है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट्स सऊदीया के अंदर होती हैं, पेट्रोल है, डीजल, सारी चीजें जो ना, हैवी ऑयल ले लें, प्लास्टिक्स ले लें, मतलब दे आर एक्सपर्ट्स, उनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है। तो हमारी इंपोर्ट्स ही ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट तो ज्यादा नहीं होंगी।
लेकिन इसके अलावा कई ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। मैंने कहा भी कि जब भी आपने डिफेंस का पैक्ट किया है, मेरे कुछ दिनों पहले ही मैंने कई जगह पे बात की है, तो ये डिफेंस का पैक्ट तो उनकी जरूरत है सऊदी अरब की, जो हालात मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके अंदर, तो उसको अपने डिफेंस की जरूरत है, इसलिए हमने इससे एग्रीमेंट कर लिया। और एग्रीमेंट में हमने कह दिया कि अगर एक का हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा, बेसिकली तो देखें ये इजराइल की जो थ्रेट है ये उसके अगेंस्ट में सऊदी अरब और पाकिस्तान का माहिदा है। हम इसमें एक बात ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें फिर चुन लिया है हरमैन की हिफाजत के लिए, तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं और कि हमको फिर एक दो खिदमत का ही मौका मिलेगा। लेकिन कमिंग टू दिस इकोनॉमिक साइड, जिसकी इकोनॉमिक साइड है वो होनी चाहिए। आप और मैं अगर बराबर बराबर रहते हैं और आपने मेरे घर की हिफाजत का जिम्मा ले लिया कि कुछ भी होगा मैं आपके घर पे आऊंगा, मैं कोई आपके घर पे कुछ करेगा तो मैं बैठा हूँ, लामहला मैं तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ करूंगा ना ताउन, कोई खाना भेज दूंगा, कुछ और कुछ कर लूंगा। इसी तरह से सऊदी अरब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो माशी मसाइल हैं वो उससे बखूबी वाक़िफ़, तो उनको सारा पता है। अगर वो उसके ऊपर हमारे साथ बैठकर बात करेंगे और अच्छी हो करेंगे इंशाल्लाह, और जो चीजें ये दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का भला होगा। इस दिफाई पैक्ट की जो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है वो यही है कि हम इसके अंदर, जैसे अभी एजुकेशन की आपने बात की, फिर आपका नेफ्टा क्रैकर यहाँ की बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में, उनको वो नेफ्टा क्रैकर का प्लांट यहाँ लगाना चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के जितने प्लांट हैं बहुत सारे हैं जिसके अंदर हम ये काम मिलकर कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मौके हैं, आप किसी भी हिस्से को देख लें। फूड और फूड सिक्योरिटी सऊदी अरब का बड़ा कंसर्न है, वो हमारे से वो ले सकते हैं। प्रोसेस फूड के अंदर हम कर सकते हैं, मतलब बेहिसाब आइटम है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बहुत होता है कि आपको अगर आपकी पाकिस्तान से जो आइटमें आ रही हैं उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगे तो जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज सऊदीया में ड्यूटी जो है ना बहुत ज्यादा है, 15% ड्यूटी है पाकिस्तानी मसनूआत के लिए। ये जो है ये बहुत बड़ी रकम है, इसको अगर उसको कम किया जाए, क्योंकि आप देखें यूएई के अंदर 5% है, तो हमारी जो चीजें हैं उनको हमने कम्पीट करना होता है चाइना के सामने, इंडिया के सामने। तो हमको ये जो चीजें हैं इनको ये खलती हैं। वहाँ इनकम टैक्स भी आ गया है। उन सारी अगर चीजों को देखें तो पाकिस्तान, सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को मदद करना चाहे कि ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान को बनाना चाहे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उनके यहाँ जिस तरह से आज प्रोग्रेसिव हुकूमत है और कंस्ट्रक्शन के बहुत काम हो रहे हैं, वहां हम अपना काम कर सकते हैं। हार्डवेयर मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा काम हो सकता है, आयरन स्टील के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये सारी चीजें जो है हम सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम जो है जो डिफेंस के एग्रीमेंट है इसको मंतक की अंजाम तक पहुंचाएं, सिर्फ को डिफेंस तक महदूद न रखें बल्कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है उनको कैसे फायदा पहुंच सकता है उसके ऊपर गौर। तो जुबैर साहब, अभी हमने इसी माह के आगाज में देखा कि चाइना के साथ B2B कॉन्फ्रेंस हुई, अरबों डॉलर्स के MOUs भी साइन हुए, तो उसी तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अरेंजमेंट सऊदी अरब के साथ भी किया जा सकता है और उनका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है। वो ये जो काम कह रहे हैं होने को जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ही दिनों में, कुछ वक्त में आप देखेंगे ये सऊदी डेलीगेशन भी आएगा और यहाँ के जो लोग हैं वो भी वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह एक तबादला भी होगा और वो आएंगे भी। और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले हम कर चुके हैं सऊदी अरब के साथ। एलीट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी यहाँ आई थी, बड़े से बड़े सऊदी आए थे और 65 लोगों पर मुश्तमिल बड़ा पावरफुल डेलीगेशन था। उसके भी जो ना फॉल बैक्स हैं, उसके भी पीछे जो ना उसके बाद काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला होगा। तो हमारे मिनरल्स और IT सेक्टर जो कि बड़े इमर्जिंग और ग्रोइंग सेक्टर हैं अभी आने वाले दिनों में, इनमें कुछ इंटरेस्ट आप सऊदी बिजनेसमैन का या सऊदी गवर्नमेंट का देख रहे हैं? नहीं, आप ये समझ रहे हैं सऊदी अरब को, आपको लोगों को मालूमात नहीं है, लेकिन वो जो IT के अंदर सऊदी अरब बहुत ज्यादा आगे है। जो क्राउन प्रिंस की जो अपनी कंपनी जिसके अंदर वो डायरेक्टर भी हैं या मालिक हैं, उसको कंपनी जो वो कार्टून बनाती है उसकी आप उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका टर्नओवर है साल का जो है ना। तो वो बहुत सारे वो IT के अंदर सऊदी अरबिया हैज डन वंडर्स, बहुत सारा काम उन्होंने किया है। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमको और इनको दोनों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। शायद हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है सऊदी अरब से। उनके पास मार्केट ज्यादा है, उनके पास एक्सेस ज्यादा है, वो मार्केटिंग के ऊपर खर्च बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो सऊदी अरब IT में बहुत आगे है हमसे, मैं ये समझता हूँ। और हमारे लोग तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं,
फ्रीलांसर्स हैं, वहाँ बाकायदा कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिसके ऊपर ये काम हो रहे हैं और उन सारी दुनिया से उन लोग बेस्ट लोग हायर करते हैं। तो फिर हमें एग्रीकल्चर साइड पर लाना पड़ेगा सऊदी इन्वेस्टमेंट को, टेक्सटाइल साइड पर लाना पड़ेगा? एग्रीकल्चर ही हमारा तो असल में स्टे ही एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। चावल बेच के खुश नहीं होना है हमने, गंदम बेच के खुश नहीं होना है, हमने उसकी वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन करके उसके प्रोडक्ट को सऊदी अब मार्केटिंग करे, उनकी अपनी बड़ी कंपनीज आ जाएं, उनके अपने स्टैंडर्ड के तहत हम यहाँ उनको मैन्युफैक्चर करें और सऊदीया को एक्सपोर्ट करें। असल में तो बात यह है कि सऊदी अगर मदद करना चाहे तो ये $732 मिलियन का जो एक्सपोर्ट है कैन बी कन्वर्टेड इनटू 7 बिलियन वेरी इजीली एंड फर्दर अप। अच्छा, लेकिन अब इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा या हुकूमत की कुछ पॉलिसीज और इंसेंटिव्स ऐसे चाहिए होंगे कि प्राइवेट सेक्टर को? हुकूमत सिर्फ पॉलिसीज दे सकती है, कारोबार नहीं कर सकती। तो वो पॉलिसीज दे, कारोबार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आरा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी सहूलत के मुताबिक। तो कोई वजह नहीं है कि हम जो इतना बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद भी दी है, अभी आपके तवज्जो से भेजता हूँ। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इंशाल्लाह ताला इसके दूरदर्श नताइज आएंगे इंशाल्लाह, दोनों मुल्कों के हक में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, बिजनेस टाइकून। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।